हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए, हमने हमारी यूनिट स्टार्ट कर ली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कुछ लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर पाई थी, बट कुछ मेरे छूट गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूंगी मैं उनको भी आपके साथ कवर कर लूँ, मतलब उनको कवर कर लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ। तो देखिए, अभी हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 7th लेक्चर रहने वाला है और आज के इस 7th लेक्चर पर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पोलैरोग्राफी। ओके, अब देखिए, अगर मैं आपको इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो सिलेबस में आपसे पोलैरोग्राफी के लिए थ्योरी पूछी गई है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ थ्योरी लिखनी है। देखिए, मैं ये लेक्चर आपको कल ही प्रोवाइड कर देती, बट लाइट नहीं थी, जिस वजह से मैं ये लेक्चर बना भी नहीं पाई। तो देखो, अभी जैसे हम पोलैरोग्राफी पे डिस्कशन करते हैं, पोलैरोग्राफी में हमने थ्योरी पे डिस्कशन लेना है। तो देखो ना, थ्योरी पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, फर्स्टली मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, देन हम पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। देखो, पोलैरोग्राफी पे हम सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर पोलैरोग्राफी होती क्या है और इसके एलिमेंट्स मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। ओके, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हमने एक ग्राफ को डिस्कस करना है। ओके, अब ये ग्राफ कहाँ से आया है, तो मैं आपको सिंपली इतना बोल देती हूँ, ये जो पोलैरोग्राफी है ना, ये आपको करंट और वोल्टेज, ये आपको करंट, पहले करंट लिखती हूँ, आपको करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या एक रिलेशनशिप दिखाता है, और उसी रिलेशनशिप को हमने इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ को भी हमने डिस्कस करना है, काफी इजी और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट क्या होती है। उसके बाद हमारा एक टर्म आता है डीएमपी, यानी कि डोपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। अब ये डोपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड क्या है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो ना, हम जो ये पोलैरोग्राफी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, पोलैरोग्राफी क्या है, एक टाइप की टेक्निक ही है। ठीक है, एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या है, आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे आप गैल्वेनिक सेल वगैरह बनाते थे, सेम वैसी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनानी है, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रोड डालेंगे। तो यहाँ पे जो आप ये इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इनमें से एक कैथोड एक एनोड होगा। तो यहाँ पे जो आप ये कैथोड यूज करेंगे, वो पर्टिकुलरली डीएमपी यूज करते हैं, यानी कि डोपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का आप यूज करते हैं। तो डीएमपी को भी हमने सेपरेटली डिस्कस करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो डीएमपी हम कैसे डिस्कस करेंगे, फर्स्टली डीएमपी क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे, और इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, इजी है, हो जाएगा, बस थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा थ्योरी है तो थोड़ा सा लेंथी है। उसके बाद एक बेसिक सा पॉइंट हमने डिस्कस करना है, पोलैरोग्राफिक के अंदर जो आता है वो है पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा। क्या होता है, क्या होता है हम समझेंगे, कॉज क्या है, इफेक्ट है, और इसे हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसके लिए हम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्टली इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी को डिस्कस करेंगे। यानी कि अप्रॉक्स हमारे 7 से 8 टॉपिक हमारे बनते हैं पोलैरोग्राफी के अंदर। तो थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि थ्योरी है, बाकी आप जस्ट सुनते रहिएगा, अभी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। अप्रोक्स 1 घंटे का जो लेक्चर रहेगा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए। ओके, तो देखो ना, पोलैरोग्राफी फर्स्टली होती क्या है, इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे अगर हम बात कर लें, तो देखो इंट्रोडक्शन में आपने जस्ट इतनी सी चीज बोलनी है, मैं आपको बताती हूँ क्या बोलना है। ये बोल रहा है, देखो 1922 का टाइम था आपका। ठीक है, 1922 का टाइम था, और इस 1922 के टाइम पे आपके केमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जे हेरोन्स्की। ठीक है, तो ये जो जे हेरोन्स्की थे, इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम पोलैरोग्राफी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। तो यहाँ पर लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरोग्राफी इज गिवन बाय जे हेरोन्स्की इन 1922। ओके, और इसी वर्क के लिए, इसी कॉन्सेप्ट पोलैरोग्राफी के इसी कॉन्सेप्ट के लिए जे हेरोन्स्की को क्या है, नोबेल प्राइज भी मिला गया था। ये नोबेल प्राइज से अवार्डेड थे। कब इनको नोबेल प्राइज मिला, 1958 में इनको सेम वर्क के लिए, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरोग्राफी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इतनी चीज क्लियर आई। तो पहली लाइन सिंपली आपको ये बोल रही, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेट में ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पोलैरोग्राफी होती क्या है। तो एक सिंपल वर्ड पे इन्होंने बताया गया है कि पोलैरोग्राफी क्या है ना, एक टाइप की टेक्निक है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप की टेक्निक है जिसका आप यूज कहाँ करते हैं, देखो विद द हेल्प ऑफ विच हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मिक्सचर का, किसी भी अननोन सॉल्यूशन को हम एनालाइज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। ठीक है, यानी कि हम दोनों मैनर में, अगर मैं आपको सिंपली ऐसे बोलूं तो आप जिस इतना सोच सकते हैं कि आपको अगर मैं कोई अननोन मिक्सचर, कोई अननोन सॉल्यूशन दे दूं और बोलूं कि चलो उसे एनालाइज करो। एनालाइज करना मतलब आप उसमें बताओ कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, नेचर क्या है, आयंस कैसे है, तो उनको अगर आपने एनालाइज कराना है किसी भी मिक्सचर के अंदर, तो आप क्या, विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफिक, जो कि एक टाइप की टेक्निक है, इसकी हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं। और दोनों तरीके से क्वालिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हैं। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो सेकेंड स्टेटमेंट जैसे आपको इतनी चीज बोल रहा है, तो देखो मैं आपको थ्योरी पढ़ के सुनाऊं,
तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1922 आपके जो जे हेरोंस्की थे, इन्होंने डिस्कवर की थी द टेक्निक विच इज कॉल्ड एज अ पोलैरोग्राफी, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी हेल्प से क्या आप किसी भी मिक्सचर को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी एनालाइज क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो आपने जिस इतना बोल दिया, अब आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में एक बेसिक डेफिनेशन बताएंगे आपकी इन दोनों कॉन्सेप्ट से, मतलब ये दोनों जो हमने स्टेटमेंट पढ़े इससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन आप पोलैरोग्राफी के लिए क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों लाइन को पढ़ के हमने क्या कंक्लूड किया, हमने बोला सो वी कैन से दैट पोलैरोग्राफी इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक। तो पोलैरोग्राफी क्या है, पोलैरोग्राफी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसका यूज आप कहाँ करते हैं, विच इज यूज टू एनालाइज सॉल्यूशन, जिसका आप यूज कहाँ करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पर को थोड़ा सा डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हुए ये भी बताया गया कि आप किसी सॉल्यूशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपको क्या करना होता है ना, आप ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे जो बन रहा है, इस सेल में क्या है, कैसे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपके ये दो इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो ऐसा सर्किट अभी, मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बनाई है वो यहाँ पर को जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा आपको बनता है, बट ये नहीं बनती, ठीक है, अभी हम नीचे देखेंगे। अभी जिस इतना सोचो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये बोल रहा है आप किसी भी सॉल्यूशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है आपको क्या करना है, जो आपके ये दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड और एक एनोड, इनके बीच में कैसे करंट फ्लो हो रहा है उसको आपने मेजर करना है। साथ ही साथ आपके जो आपका सिस्टम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसमें कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने मेजर करना है। उन दोनों के बीच में जब आप करंट और वोल्टेज, मैंने आपको बोला ना, आपको क्या करते हैं, करंट एंड वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप देता है पोलैरोग्राफी। तो जब आप करंट और वोल्टेज के बीच में उस रिलेशनशिप को निकाल देंगे, तो उस रिलेशनशिप की हेल्प से आप किसी भी सिस्टम ने किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी मिक्सचर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनालाइज कर सकते हैं मतलब यहाँ पर लिखा है आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उसके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को, साथ ही साथ उसके नेचर को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बस इतनी चीज आपने पोलैरोग्राफी के अंदर करनी होती है। तो सिंपली मैं आपको इंट्रोडक्शन को एक बार वापस से रिपीट करके बोलूं, तो हमको ये बोलना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरोग्राफी इज गिवन बाय जे हेरोंस्की इन 1922, ओके। और इसके लिए इनको क्या 1958 में नोबेल प्राइज भी दिया हुआ था। तो आपका जो ये पोलैरोग्राफी है ये क्या है, तो सिंपली बोल रहा है पोलैरोग्राफी टाइप की टेक्निक है, या फिर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हैं ये टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी मिक्सचर को एनालाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है, उस सिस्टम के अंदर करंट फ्लो को और कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या करना है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो जब आप उस रिलेशनशिप को, उनके इन दोनों के बीच में, करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप है, आप उसकी हेल्प से क्या है, किसी भी अननोन सॉल्यूशन के लिए, किसी भी अननोन मिक्सचर के लिए, मिक्सचर को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली एज क्वालिटेटिवली। तो एनालाइज कर सकते हैं मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि उस मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, नेचर क्या है, आयंस किस टाइप के, ये सारी की सारी चीजें। तो ये तो जस्ट अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, अभी हम आगे को और क्लियर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे आप इतना पोर्शन लिख सकते हैं, ओके, इतना हुआ। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ पोलैरोग्राफी, ठीक है। तो अब इस पोलैरोग्राफी के एलिमेंट्स क्या है, तो यहाँ पर लिखा है इन पोलैरोग्राफी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन इज डन। आपने क्या करना है, अपने एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन को आपने एनालाइज करना है उसमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है, किसके अंदर, पोलैरोग्राफी के अंदर। तो यहाँ भी आपको क्या है, दो इलेक्ट्रोड मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रोड मिलेंगे, कैथोड और एनोड। तो पर्टिकुलरली पोलैरोग्राफी में हम कौन से कैथोड और कौन से एनोड का यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ना, पोलैरोग्राफी के अंदर जो हमारे कैथोड होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो हमारे क्या होता है, कोई पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड होता है। मतलब ये आपकी इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका इलेक्ट्रोड है, बट कैथोड जो होगा वो आपका पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि उसके पास अपने पोल्स होंगे। और इसको हम जनरली क्या है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, सिंपल था। और कैथोड के फॉर्म में आप किसको यहाँ पर को लिख सकते हैं, तो ये बोल रहा है एक तो हो गया डीएमपी, यानी कि डोपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को आप एज अ कैथोड ले सकते हैं इन पोलैरोग्राफी। साथ ही साथ रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को भी आप यहाँ पर को यूज कर सकते हैं एज अ कैथोड। इतना हुआ। दूसरा, अब एनोड क्या है, तो ये बोल रहा है एनोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसे आप नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये आपका, इसमें आपको पोल्स देखने को नहीं मिलते, ये आपका नॉन पोलराइज होता है। और इसे जनरली आप एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इतना कर लेंगे। और यहाँ पर को हम एग्जाम्पल देखें कि हम किसको एज अ नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड या फिर एनोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करता है इन पर्टिकुलरली पोलैरोग्राफी टेक्निक के अंदर। तो ये बोल रहा है एससीई, यानी कि स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड को आप यहाँ पर को यूज करते हैं, एससीई
को आप यूज करते हैं एज एनोड, यानी कि एज अ नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इतनी चीज क्लियर आई। तो एलिमेंट्स में आपने जस्ट यही बताना है कि आपके कैथोड और एनोड कौन है पर्टिकुलरली पोलैरोग्राफिक टेक्निक के अंदर। तो मैंने बता दिया कैथोड आपके क्या होंगे, डीएमपी या फिर रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और एनोड क्या होंगे आपके एससीई। ओके, और कैथोड को आप पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैथोड कभी भी आपका ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो कि पोलराइज्ड होगा, एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो नॉन पोलराइज्ड होगा। और कैथोड को आप इंडक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और एनोड को आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये पहला स्लाइड हमने कवर किया, इतना हुआ ना। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। देखो अब देखिए, अब आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे। तो देखो काफी इजी है, आपने कुछ टेंशन नहीं करनी है, आपने डेफिनेशन में वही चीज एक्सप्लेन करनी है जो अभी तक आप इंट्रोडक्शन पे बता रहे थे। ठीक है, तो डेफिनेशन में वही चीज हमने ऐड की जो आपने इंट्रोडक्शन पे बताया, बट यहाँ पे डेफिनेशन की एक लैंग्वेज प्रॉपर, एक प्रॉपर लैंग्वेज में आपने डेफिनेशन बोलनी है। ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन पोलैरोग्राफी को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है आप जस्ट सुनिएगा। ये बोल रहा है पोलैरोग्राफी इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड of analysis based on the measurement of a current flow resulting from the electrolytic solution at a polarizable microelectrode as a function of a applied voltage। तो देखो बातें तो बिल्कुल सेम है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पोलैरोग्राफी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, मैंने आपको आगे भी बोला, जिसका यूज कहाँ करते हैं आप, जिसका यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी अननोन मिक्सचर को एनालिसिस के लिए। तो वही तो बोला है, पोलैरोग्राफी इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब देखो एनालिसिस जो ये होता है वो किस पे बेस्ड होता है, हम किसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, आप क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, आपके जो दो इलेक्ट्रॉन है कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, उनके बीच में आप करंट फ्लो कराते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि कितना करंट उन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ कितना अप्लाइड वोल्टेज था। तो इन दोनों टर्म के बेसिस पे, करंट एंड वोल्टेज के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक करंट वोल्टेज कर्व देखने को मिलता है। मैंने आपको बोला था ना पोलैरोग्राफी क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप बताती है। उस रिलेशनशिप को हम एक कर्व के फॉर्म में देखते हैं जिसे आप बोलते हैं करंट वोल्टेज कर्व, और जिसे जनरली क्या है सिग्मॉइड शेप का कर्व भी बोला जाता है, क्योंकि अगर मैं आपको नीचे करंट वोल्टेज कर्व दिखाऊं तो इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, ये देखिए इस टाइप का। तो इसे बोला जाता है सिग्मॉइड शेप कर्व। तो ब्रैकेट पे लिखा भी हुआ है, आपको एक सिग्मॉइड शेप का कर्व मिलेगा और इस टेक्निक को ही आप क्या बोलते हैं, पोलैरोग्राफी। तो मैं एक सिंपल वे में आपको बोलूं तो देखो ना, पोलैरोग्राफी के अंदर आप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, इसमें आप किसी अननोन सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, आपको क्या करना होता है, कितना आप बाहर से वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे तो फिर देखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आपकी ये कैथोड और एनोड है इनके बीच में कितना करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस पूरे चीजों को कि कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया, कितना करंट फ्लो हुआ, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको एक करंट वोल्टेज कर्व मिलेगा, जिसे जो कि सिग्मॉइड शेप का होता है। और इसी करंट वोल्टेज कर्व के बेसिस पे आप अपने जो सॉल्यूशन है, जिस मिक्सचर की आप यहाँ पर को एनालाइज कर रहे हैं, उस मिक्सचर को आप एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज कर पाएंगे, आप देखेंगे कि उस सिस्टम में, उस सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और वहां पर जो आयंस प्रेजेंट होंगे सिस्टम में, सॉल्यूशन में, वो किस टाइप के नेचर के हैं। तो ये एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफी। कितना इजी था, समझ गए ना। अब देखो सॉरी, अब देखिए ना, यहाँ पर दो टर्म और ऐड होते हैं, एक होता है पोलैरोग्राम, एक होता है पोलैरोग्राफ। ओके, तो व्हाट इज पोलैरोग्राम, तो पोलैरोग्राम क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप इस टेक्निक को फॉलो कराते हैं। मतलब ये टेक्निक है, ये टेक्निक किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से प्रोसीड होगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी, वो इंस्ट्रूमेंट वो जो आपका इस इलेक्ट्रोकेमिकल पोलैरोग्राफी टेक्निक्स को फॉलो कराती है, उस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोलते हैं, पोलैरोग्राम। ओके, सेकेंड टर्म है आपका पोलैरोग्राफ। तो पोलैरोग्राफ क्या होता है, जैसे आपको मालूम है पोलैरोग्राफी के अंदर हमको करंट वोल्टेज कर्व देखने को मिलता है जो कि सिग्मॉइड शेप का होता है। तो इस कर्व को, इस ग्राफ को ही आप बोलते हैं पोलैरोग्राफ। तो करंट वोल्टेज कर्व जो हमें पोलैरोग्राफी के अंदर मिलता है, इसे बोला जाता है पोलैरोग्राफ। कितना इजी था। तो बाय डेफिनेशन आपने पोलैरोग्राफी को कुछ ऐसे एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी, जो कि काफी आसान है। आपने जिस 4 पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कराना है पोलैरोग्राफी के प्रिंसिपल के अंदर, तो सुनिएगा प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, काफी आसान है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है पोलैरोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, पोलैरोग्राफी इस प्रिंसिपल पर बेस है। पहले तो मैं आपको सिंपल मुंह पे ही बोल देती हूँ, इस प्रिंसिपल पर बेस है। ये बोलता है कि आपको क्या करना है ना, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर लिखा है ग्रेजुअली इंक्रीज द वोल्टेज। आपने क्या करना है, वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। कौन से वोल्टेज को, वो वोल्टेज जो आपके दो इलेक्ट्रोड के बीच में अप्लाइड है। दो इलेक्ट्रोड कौन, देखो मैंने आपको क्या बोला था, दो इलेक्ट्रोड आपके कैथोड एनोड होते हैं, बट पर्टिकुलरली पोलैरोग्राफी के अंदर हम लोग इन दो इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड को अलग टर्म देते हैं, हम क्या बोलते हैं, कैथोड को पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और एनोड को नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे बोल रहा है जो आप ये वोल्टेज जो आपका अप्लाइड है वो किसके बीच में अप्लाइड है, दो इलेक्ट्रोड, और दो इलेक्ट्रोड के नाम दिए, एक इलेक्ट्रोड आपका पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है। और पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड कौन होता है आपको बता दिया, डीएमपी, एंड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड कौन होता है आपका एससीई। इतनी चीज क्लियर आई। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल आपको ये बोल रहा है कि जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये चेक करना है, ये रिकॉर्ड करना है कि आपके उन दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, एंड करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज रिकॉर्डेड। तो उसके बाद आपने ये चेक करना है कि उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है। ये आपका पोलैरोग्राफी का पहला प्रिंसिपल बन जाता है। इतनी चीज क्लियर आई। अगला, ये तो पहला प्रिंसिपल था, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल आगे को क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि सिग्मॉइड शेप करंट वोल्टेज कर्व इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जैसे आप ये करंट और वोल्टेज को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही थी, आपने करंट और वोल्टेज को रिकॉर्ड किया, तो उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या है, आप करंट और वोल्टेज के लिए एक कर्व बनाएंगे जिसका शेप हमेशा सिग्मॉइड शेप का होगा। तो लिखा है एक सिग्मॉइड शेप करंट वोल्टेज कर्व आपको क्या होगा, ऑब्टेन होगा। और इस कर्व की हेल्प से क्या है, आप अपनी सॉल्यूशन को जिसे आपने एनालाइज करना है उसे आप एनालाइज कर पाएंगे। कैसे एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है आपने क्या करना है, जो करंट वोल्टेज कर्व आपको मिला हुआ है उसके बेसिस पे आप हाफ वेव पोटेंशियल, उसके साथ साथ डिफ्यूजन करंट निकाल पाएंगे, उसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सिग्मॉइड शेप का जो कर्व मिला उसकी हेल्प से आप दो वैल्यूज निकाल पाते हैं, एक होता है हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू, एक होता है डिफ्यूजन करंट की वैल्यू। और इन दोनों उसकी वैल्यू के बेसिस पे हम किसी भी सॉल्यूशन को एनालाइज कर पाएंगे क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली, ठीक है। कैसे, तो सुनिएगा। ये बोल रहा है जो आपका डिफ्यूजन करंट है, जब आप क्या सिग्मॉइड शेप का करंट वोल्टेज कर्व बनाएंगे तो उससे आपको डिफ्यूजन करंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये बोल रहा है जो आपका डिफ्यूजन करंट होता है इसका आप यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। आप क्या करते हैं, आपके सॉल्यूशन में कितना सब्सटेंस है उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप ये हाफ वेव पोटेंशियल निकालेंगे सिग्मॉइड शेप के कर्व से, ये हाफ वेव पोटेंशियल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है एवरी एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब आपके सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका नेचर क्या है, वो आपको पता चलेगा जब आपको हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। तो ये प्रिंसिपल आपके अभी मैं इसको और आगे डिस्कस कराऊंगी, अभी जस्ट इतना सुनो। ये क्या बन जाते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी। आसान था। पहला प्रिंसिपल आपको ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, जो आपके दो इलेक्ट्रॉन है कैथोड और एनोड, जिसे आप पर्टिकुलरली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इनके बीच में आपने पहले धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या रिकॉर्ड करना है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब आप ये रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको क्या है, करंट और वोल्टेज के लिए ग्राफ देखने को मिलेगा जो कि कुछ सिग्मॉइड शेप का ग्राफ होगा। और इस सिग्मॉइड शेप के ग्राफ से आप दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए, एक होता है हाफ वेव पोटेंशियल, एक होता है डिफ्यूजन करंट। तो हाफ वेव पोटेंशियल का आप यूज कैसे कर सकते हैं, बोर्ड विद द हेल्प ऑफ हाफ वेव पोटेंशियल हम किसी भी सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, उसका नेचर निकाल सकते हैं। तो देखो हमने अपने सॉल्यूशन को एनालाइज किया ना, उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई। साथ ही साथ ये बोल रहा है अगर हम डिफ्यूजन करंट की वैल्यू निकाल दें तो डिफ्यूजन करंट की हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को निकाल सकते हैं। ओके, इसे और अच्छे से हम आगे को डिस्कस करते हैं, इतना आप प्रिंसिपल समझे। अब ये बोल रहा है देखो हाफ वेव पोटेंशियल की हेल्प से क्या होगा, ये बोल रहा है, ये पहले तो देखो आप सिग्मॉइड शेप का पहले कर्व देख लो, ये है आपका सिग्मॉइड शेप का कर्व। इस साइड आपका क्या है, ये वर्टिकल साइड आप करंट यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल साइड आपका क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। आपको ये सिग्मॉइड शेप का कर्व दिख रहा है। अब ये जो देखो रेड लाइन है ये आपकी सिग्मॉइड शेप का कर्व रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने यहाँ पर को क्या दिखाया, देखो यहाँ से वो पॉइंट जहां पर को ये कर्व चेंज हो रहा है, देखो पहले स्ट्रेट लाइन था, करंट और वोल्टेज के बीच में जो लाइन बन रही थी, ग्राफ बन रहा था, वो पहले स्ट्रेट लाइन था, बट एक पॉइंट के बाद क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। मतलब आप क्या करें, जितना वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उतना ही करंट भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एक बार फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना, ग्राफ आप समझ रहे। ये ग्राफ आपको क्या बोल रहा है, पहले आपने वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट और वोल्टेज आप जितना इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पर को कांस्टेंट था, कोई भी चेंज नहीं आता। आप वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे थे बट करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। बट एक पॉइंट ऐसा है, जैसे जैसे आपने वोल्टेज इंक्रीज किया करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक टाइम के बाद वापस से क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये जो पॉइंट है जहां से आपको चेंज ऑब्जर्व हुआ और ये जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है, देखो ये वो हो गया बड़ा हो गया और ये वो साफ साफ दिख नहीं रहा, ये आपका क्या है, हाफ वेव पोटेंशियल है। ये जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है हाफ वेव पोटेंशियल, और इसको बोला जाता है जो आपका चेंज आ रहा है उसके डिफरेंस को हाफ वेव पोटेंशियल, और इसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन करंट, जो कि किसका डिफरेंस होता है, अप्लाइड
अप्लाइड वोल्टेज और लिमिटेड करंट का। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और इस डिफ्यूजन करंट को क्या है, आप आईडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं आपको स्मॉल आई एंड डी मिलेगा, कहीं आपको कैपिटल आई और डी मिलेगा, तो आपकी मर्जी। ये होता है आपका डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो ये है आपका सिग्मॉइड कर्व में ये जो आपका डिफरेंस आता है इसे बोला जाता है हाफ वेव पोटेंशियल। ये जो डिफरेंस आता है इसे बोला जाता है डिफ्यूजन करंट। और इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के लिए ये जो आपको सिग्मॉइड कर्व मिला है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाफ वेव पोटेंशियल की हेल्प से आप क्या करेंगे। तो ये बोला दिस हाफ वेव पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये हाफ वेव पोटेंशियल आपको क्या बताएगा, आपके उस सॉल्यूशन में कितने नंबर के सॉरी जो आपके आयंस थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, उनका क्या नेचर था, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ वेव पोटेंशियल वैल्यू। ओके, और उसके साथ साथ क्या कह रहा है, सो वी कैन आइडेंटिफाई द आयन। तो अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे कि आपके सॉल्यूशन में जो आयन है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आयन आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, अपने सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। तो विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफिक टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। आसान था। अगला ये बोर्ड है जो आपका डिफ्यूजन करंट है, वो क्या करता है, एक मिनट रुकिएगा। ये बोर्ड है डिफ्यूजन करंट मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो आपके पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी सॉल्यूशन का क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। समझ में आ रहा ना। तो हमने आगे भी बोला था कि आपका जो पोलैरोग्राफी है ये आपके सॉल्यूशन को एनालाइज करती है दोनों तरीके से, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। तो समझ में, क्वांटिटेटिवली कैसे, क्वालिटेटिवली कैसे। क्वांटिटेटिवली इसलिए क्योंकि आपका अगर आपको डिफ्यूजन करंट की वैल्यू मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ जो आपका वोल्टेज और करंट के लिए जो आप सिग्मॉइड शेप का कर्व बनाते हैं उसकी हेल्प से जब आपको ये डिफ्यूजन करंट की वैल्यू मिलेगी, ये डिफ्यूजन करंट की वैल्यू आपके सॉल्यूशन के लिए बता देगी कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बता पा रही है, इट मींस ये हमारा क्या हो गया, एक टाइप का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रही है हमारे सॉल्यूशन का। और अगर आपको हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई, तो हाफ वेव पोटेंशियल की हेल्प से आपके सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल जाएगी। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगी तो आप किसी भी कौन सा आयन है उसे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सारे आयंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपका जो ये पोलैरोग्राफिक टेक्निक है वो हमारे सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकती है। इतनी चीज क्लियर आई। तो बस ये चीज आपने यहाँ पर को प्रिंसिपल पे ऐड करनी है, ये ग्राफ आपने यहाँ पर को एक्सप्लेन करना है। इतना कर लेंगे ना। तो बस पहले आपको मैं इतना पोर्शन समझाती हूँ, देन हम आगे रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इतना कर लेंगे। पोलैरोग्राफी में हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन पे आपने जस्ट बेसिक ऊपर ऊपर से बताया पोलैरोग्राफी होती क्या है। एलिमेंट्स बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट्स हमको क्या बता रहे हैं कि आपके पोलैरोग्राफिक टेक्निक्स में आप कैथोड एनोड तो ले रहे हैं, आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, बट कौन से पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का आप यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर को बता सकते हैं कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। उसके बाद डेफिनेशन सिंपल होगी, प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिया क्या क्या पॉइंट आपने माइंड पर रखने हैं। और विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल आपने ये चीज यहाँ पर को प्रूव कर दी कि आपका जो पोलैरोग्राफिक टेक्निक है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है आपके सॉल्यूशन का। रीजन मैंने बता दिया, क्वालिटेटिवली क्यों, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आपके आयंस को की कैरेक्टरिस्टिक उसका नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्मॉइड ग्राफ, ठीक है। और क्वालिटेटिवली क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर को कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर कंपाउंड का जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर को दोनों टाइप का एनालिसिस ले लिया विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफी, ठीक है। इतना हुआ। तो यहाँ तक हमारी एक चीज खत्म हुई, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। अब बात कराइए पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट हमारा क्या रहता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट इज गवर्न बाय ए एल्कोनिक इक्वेशन, ठीक है। तो एल्कोनिक इक्वेशन भी हमने सेपरेटली डिस्कस करनी है। तो इसी एल्कोनिक इक्वेशन की हेल्प से, ये आपकी एल्कोनिक इक्वेशन है, इस एल्कोनिक इक्वेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट करवा सकते हैं। तो होता क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एल्कोनिक इक्वेशन जो होती है वो एक टाइप की लीनियर रिलेशनशिप होती है। किसके बीच के लीनियर रिलेशनशिप होती है, ये ना आपको डिफ्यूजन करंट जो होता है, जैसे मैंने बोला आईडी से आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड के साथ। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो डिफ्यूजन करंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ, आपके एनोड के साथ क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमको किसी भी सिस्टम के लिए आईडी की वैल्यू नोन है, जैसे यहाँ पर हमें डिफ्यूजन करंट की वैल्यू नोन हो रही थी, तो अगर
अगर हमको डिफ्यूजन करंट की वैल्यू मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने सेम यहाँ भी बोला था, आईडी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड निकाल सकते हैं, यानी कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो वही चीज आपको किसने बताई थी, एल्कोनिक इक्वेशन ने बताई हुई थी। ठीक है, अब एल्कोनिक इक्वेशन होती क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ID इज इक्वल टू 607 NCD। अब ये जो C है वो कहीं आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे पीछे भी लिखा हुआ दिखेगा, तो बात सेम ही चीज है। तो ये बोल रहा है NCD का D की पावर हाफ M की पावर 2/3 T की पावर 1/6। ओके, तो अभी है क्या, तो यहाँ पे लिखा है ID, मतलब तो आपका डिफ्यूजन करंट हो गया, आपको पता है, बट यहाँ पे डिफ्यूजन करंट जो लेने वाला है उसकी वो आप यूनिट क्या है, अम्पेयर में ना लेते हुए माइक्रो एम्पेयर में लेनी है। ठीक है, 607 आपका कांस्टेंट हो गया न्यूमेरियल फैक्टर के लिए। बाकी आपका जो n है वो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डलिंग इन्वॉल्विंग इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में कितने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो आपको n रिप्रेजेंट कर रहा है। d है आपका डिफ्यूजन करंट, जिसकी वैल्यू आपने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लेनी है। m है आपका वेट ऑफ Hg। अब देखो ये चीज जो है वो हम लोग प्रॉपरली मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी हमने थ्योरी देखनी है पोलैरोग्राफी की, तो जस्ट हम इतना ही यहाँ पर को दिखा रही हूँ, इसके फैक्टर्स वगैरह मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी, जैसे इतनी चीज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी टी आपका क्या है, टी है आपका की टाइम पीरियड क्या है जिसमें आपका ड्रॉप ऑफ जो मरकरी है वो गिर रहा है। सी होता है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज आपने लिखनी है पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट के अंदर। ज्यादा कुछ यहाँ पर आप एल्कोनिक इक्वेशन को एक्सप्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो किस पे पूछा गया है, आपका पोलैरोग्राफिक पे पूछा गया है, इसकी थ्योरी पे पूछा गया है। तो एल्कोनिक इक्वेशन को हम सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स वगैरह सारी चीजें डेरिवेशन वगैरह वहीं देखेंगे। ठीक है, तो पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट में आपने जस्ट इतना बताना है, ठीक है, कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम पर्टिकुलरली डीएमई पे डिस्कशन कर लेते हैं। डीएमई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी पोलैरोग्राफी थ्योरी के लिए। ठीक है, तो क्या है ये डीएमई का कॉन्सेप्ट, तो देखो सबसे पहले हम डीएमई होता क्या है वो समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसकी वर्किंग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, वर्किंग मैकेनिज्म में क्या देखेंगे, ये जो आपकी पूरी पोलैरोग्राफिक टेक्निक है वो कैसे प्रोसीड होती है वो हमने देखना है। देन लास्टली हम लोग खत्म कर देंगे टॉपिक को किस पे, पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो काफी आसान है, सुनिएगा मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए ठीक है, तो ये बोले पहले देखो डीएमई क्या होता है, तो आपको पता है डीएमई क्या है, हमने ऊपर भी देखा। हम बोलते हैं हमारा जो ये पोलैरोग्राफिक टेक्निक है इसमें हम लोग दो टाइप के इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है हमारा एनोड। ठीक है, तो ये जो हमारा कैथोड है उसके प्लेस पे हम पर्टिकुलरली डीएमई का यूज करते हैं जब भी हम पोलैरोग्राफिक टेक्निक का यूज करते हैं। ये तो आपका बेसिक है। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है डीएमई से रिलेटेड, ये बोल रहा है जो आपका डीएमई है ना, इसे आप क्या बोलेंगे, वर्किंग इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट ऑफ ए पोलैरोग्राफी। वर्किंग इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट मतलब कि अगर आप अपनी पोलैरोग्राफिक टेक्निक को देखेंगे, अभी जब मैं आगे इसका वर्किंग मैकेनिज्म बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इस पोलैरोग्राफिक टेक्निक के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, डीएमई, जो कि आपका कैथोड होता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका डीएमई है, ये जो आपका कैथोड है, इसको आप क्या बोलते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट ऑफ ए पोलैरोग्राफी, या फिर आप बोल सकते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है आपकी पोलैरोग्राफिक टेक्निक का। इतनी चीज क्लियर आई। सेकंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट पहले मैं आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये इमेज जो है वो आप एग्जाम पे नहीं बना पाते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। बात दोनों सेम कर है, बट आप ये यहाँ पे सुनिएगा अभी। तो ये क्या, ये दो पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो देखो ना, अगर आप ये पोलैरोग्राफिक टेक्निक को देखेंगे तो आपको वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है जिसे आप बोलते हैं पोलैरोग्राम। मैंने आपको बताया था पोलैरोग्राम आपकी टेक्निक, पोलैरोग्राफी आपकी टेक्निक हुई, इंस्ट्रूमेंट हुआ पोलैरोग्राम, एंड जो ग्राफ बनता है आपका सिग्मॉइड शेप का वो होता है पोलैरोग्राफ। तो ये आपका क्या है, पोलैरोग्राम है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हैं पोलैरोग्राफी के अंदर। ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्या बता रहा है, देखो इस इंस्ट्रूमेंट में आपके ये स्टैंड लगे हुए हैं। पहले वाला जो सबसे ऊपर जो स्टैंड है इस पे आपने क्या लिया हुआ है, बीकर लिया हुआ है जिसके अंदर कुछ फील्ड है। अब ये फील्ड क्या है, ये है आपका रिजर्वर ऑफ मरकरी, यानी कि यहाँ पर को जो फील्ड हुई चीज है वो आपकी क्या है, मरकरी, यानी कि इसके अंदर मरकरी क्या है, रिजर्व है। इतना हुआ। अब देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके नीचे एक पाइप लगी हुई है रबर की, तो आपने यहाँ देखा इसके नीचे एक रबर की पाइप लगी हुई है, और ये रबर की पाइप जाते 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 क्या है, इस बीकर के अंदर, ये देखो इस बीकर के अंदर चले जा रही है। ठीक है, यहाँ तक पाइप है, बट इसके नीचे क्या देखने को मिल रही है आपको, इसके नीचे देखने को मिल रही है कैपिलरी ट्यूब। आप देख पा रहे हैं इसके नीचे पूरी क्या है, ये है आपकी कैपिलरी ट्यूब यहाँ तक। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है, और ये कैपिलरी ट्यूब किसके अंदर जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है। ये एक बीकर है, इस ग्लास के अंदर जा रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है मैं आपको समझाती हूँ। देखो
हुआ ये है कि आपने यहाँ से क्या है Hg लिया हुआ है, यानी कि Hg यहाँ पर आपकी स्टोर है, रिजर्व है। इस Hg के में क्या है, नीचे से एक रबर का पाइप लगा हुआ है और ये रबर का पाइप जाते जाते हुए एक कैपिलरी के साथ अटैच हो जा रहा है। और इस कैपिलरी का क्या होता है, अपना एक फिक्स हाइट और अपना एक फिक्स क्या होता है, डायमीटर होता है। और इस कैपिलरी के थ्रू क्या होता है, यहाँ से Hg जो यहाँ रिजर्व है वो पाइप के थ्रू जाती है जाती है जाती है और पाइप के थ्रू जाते जाते इस कैपिलरी से पास होते होते इस सॉल्यूशन में चले जाती है। ठीक है, ये बीकर क्या है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन लिया है। कौन सा सॉल्यूशन, वो आपका अननोन सॉल्यूशन। और उस अननोन सॉल्यूशन के साथ आप इलेक्ट्रोलाइट का भी यूज करते हैं, जैसे हो गया आपका KCl। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपका बीकर है, इसके अंदर आपका अननोन सॉल्यूशन और क्या साथ में है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि KCl। इतनी चीज क्लियर आई। और इसके अंदर क्या है, आप यहाँ से ड्रॉप वाइज क्या है, मरकरी को डालते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये बनता है कि पहले चीज मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने जैसे बोला ये जो आपका कैपिलरी ट्यूब है, इसका फिक्स डायमीटर और हाइट होती है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो आपका कितना होता है, 0.03 से 0.05 mm का इसका डायमीटर होना चाहिए। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है आपकी 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और क्या होता है, इसे आपने फिर इस बीकर में डिप किया जिसके अंदर आपका सॉल्यूशन है। और ये बोल रहा है ना, यहाँ से क्या होगा, फिर होगा क्या, मतलब सिंपली होना क्या है, यहाँ से जो आपका मरकरी है जो रिजर्व है, ये ड्रॉप वाइज यहाँ से जाएगी जाएगी और ड्रॉप वाइज क्या है, कैपिलरी ट्यूब के हेल्प से ड्रॉप वाइज आपके सॉल्यूशन में डिप होगी। बट ये पॉइंट आपको माइंड पर रखना है कि यहाँ जो आपकी ड्रॉप गिरने वाली है वो आपकी 1 to 5 सेकंड में गिरनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से Hg को कनेक्ट किया और Hg यहाँ से गया और डायरेक्टली क्या है, मतलब ड्रॉप वाइज नहीं, या फिर आप बोल सकते हैं बल्क में क्या है, मरकरी आपका इस सॉल्यूशन के अंदर चला जा रहा है। बल्क में आपने मरकरी को नहीं डालना, आपने क्या है, ड्रॉप वाइज मरकरी को क्या है, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें ऐड करना है। और ड्रॉप कैसी होनी चाहिए, बोला 1 to 5 सेकंड के अंदर आपकी एक ड्रॉप चले ही जानी चाहिए। इतना क्लियर हुआ। तो ये इतनी चीज समझे ना, यही चीज को इसने यहाँ पर लिखा है, सुनिएगा ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, इन विच द मरकरी कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप फ्रॉम द रिजर्वर थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। इस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके रिजर्वर से क्या है, मरकरी क्या है, कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से सॉल्यूशन में क्या जाती है, सॉल्यूशन में के अंदर क्या होती है, डिप होती है। और यहाँ पे जो आपका कैपिलरी ट्यूब है, इसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है, 0.03 से 0.05 mm तक होता है। और ये बोला था ऑप्टिमल इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप फॉर द मोस्ट एनालिसिस इज बिटवीन द 1 to 5 सेकेंड। और जो ये ड्रॉप गिरने का जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के बाद आपकी कैपिलरी ट्यूब से ड्रॉप सॉल्यूशन के अंदर जानी चाहिए, वो टाइम पीरियड है आपका 1 to 5 सेकेंड। इतना कर लेंगे। तो ये जैसा आपने किसके बारे में बताना है, डीएमई के बारे में इतना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसका कंस्ट्रक्शन की, ये जो आपका जो पोलैरोग्राम है, इसका कंस्ट्रक्शन ये आप अरेंजमेंट करेंगे कैसे, फिर हम इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखेंगे, ये कैसे बना है वो चीज एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा था असेंबली कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मरकरी रिजर्वर। ये जो पूरा पोलैरोग्राम है ये किससे बना है, एक मरकरी रिजर्वर से बना है। ठीक है, तो मरकरी रिजर्वर आपको समझ में आ गया, यानी कि एक बीकर है जिसके अंदर मरकरी रिजर्व है। ठीक है, ये बोल रहा है इट कंटेन अ फाइन कैपिलरी ट्यूब। और इस पोलैरोग्राम के अंदर आपको एक कैपिलरी ट्यूब दिखेगी, एक फाइन यानी कि एक पतली सी ग्लास की कैपिलरी ट्यूब दिखेगी। देखो इसने लिखा भी हुआ है, ये है आपका कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ग्लास की कैपिलरी ट्यूब, और जिसका बोर साइज जो है वो आपका कितना है, 20 to 50 न्यू का। और जिसकी जो लेंथ है वो है आपकी 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये बोल रहा है ये जो कैपिलरी है ना, ये बोल रहा है द कैपिलरी इज कनेक्टेड टू ए मरकरी रिजर्वर बाय ए रबिंग ट्यूब। आपने क्या किया है, इस कैपिलरी ट्यूब को इस मरकरी रिजर्वर से कनेक्ट किया है बाय ए रबर ट्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं रबर की टबिंग से, या फिर रबर के ट्यूब से क्या है, आपने इस मरकरी रिजर्वर को और इस कैपिलरी ट्यूब को आपस में कनेक्ट किया है। ठीक है, अगला ये बोल रहा है ए स्मॉल ग्लास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच द अननोन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड। तो उसको आपने किया, इस कैपिलरी ट्यूब को आपने ग्लास में डाला हुआ है। ठीक है, और इस ग्लास के अंदर आपका अननोन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहा है द हाइट ऑफ मरकरी रिजर्वर इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट ड्रॉप टाइम इज 1 to 5 सेकेंड। ओके, तो ये बोल रहा है ये जो आपका रिजर्वर ऑफ मरकरी है, इसको आपने इस हाइट पे अरेंज किया हुआ है, इस हाइट पे एडजस्ट किया हुआ है कि आपके पास कोई मशीन नहीं है, या फिर आप हाथ की हेल्प से, अपनी हैंड्स की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉप को नहीं डाल रहे। यहाँ पर जो ड्रॉप है वो खुद ब खुद क्या है, रिजर्वर से सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। तो आपने इस रिजर्वर को ऐसे एडजस्ट करना है, इस पोजीशन में रखना है कि आपकी जो ड्रॉप गिरे वो 1 से 5 सेकंड के बाद ही गिरे। ऐसा नहीं कि बल्क में सारा मरकरी क्या है सॉल्यूशन के अंदर चले जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं करना है, आपने इसको ऐसे अरेंज करना है कि इस रिजर्वर ऑफ मरकरी से आपके सॉल्यूशन में जो मरकरी जा रही है वो 1 to 5 सेकंड के बाद ड्रॉप वाइज जाए। इतनी चीज का समझ में आए। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया और डीएमई के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो आपका पूरा पोलैरोग्राफिक सिस्टम है, ये कैसे एक्ट करता है, ठीक है, कैसे प्रोसीड हो रहा है, तो सुनिएगा। ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है जो आपका डीएमई है वो आपका पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है, डोपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज अ पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ये आपको पता है क्योंकि ये कैथोड है, और कैथोड आपका क्या होता है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है। और ये बोल रहा है एंड कैन एक्ट एज अ बोथ एनोड एंड कैथोड। तो ये बोल रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि डीएमई क्या होता है, आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है पोलैरोग्राफी के अंदर। तो यही क्या है, यही जो आपका डीएमई है, ये जो कैथोड है, यही एक्ट करता है पूरे पोलैरोग्राफी के अंदर, और कोई एक्ट नहीं करता। इस वजह से ये बोल रहा है, ये जो आपका पोलराइज इलेक्ट्रोड है डीएमई, ये यहाँ पर को एज अ कैथोड और एज अ एनोड दोनों की तरह एक्ट करता है। कैसे करता है मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगी, तो पहले दिखाई देती हूँ, आप चलिए, ठीक है। ये देखो ना, ये इमेज थोड़ी बेकार बनी है, इतनी अच्छी नहीं बनी है। देखो बिल्कुल मैंने ट्यूब कितनी बेकार बनाई है, कैपिलरी ट्यूब भी बेकार हुई है। तो ये मैं ये पेन से कर रही हूँ, तो इतना प्रॉपर मैं नहीं बना पाई, तो आप इसे प्रॉपर बनाइएगा, सुंदर सा बनाइएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। देखो ये आपका क्या है, रिजर्वर है, एचजी रिजर्वर है, इसके अंदर आपकी मरकरी भरी हुई है, ठीक है। इस मरकरी के साथ आपने एक रबर पाइप जोड़ा हुआ, और इस रबर पाइप की एंड में आपने कैपिलरी ट्यूब डाली हुई है, और ये कैपिलरी ट्यूब आपके ग्लास के या फिर आप बोल सकते हैं बीकर के अंदर हुई है, ठीक है। और इस बीकर पे आपने कौन सा सॉल्यूशन रखा है, इस बीकर के अंदर आपने अननोन सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। इतना कर लेंगे, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। अब वर्किंग में क्या बोल रहा है, वर्किंग में ये बोल रहा है कि जैसे आपका एचजी रिजर्वर से जो एचजी है, मरकरी क्या होगा, इस रबर पाइप में जाएगा, रबर पाइप से इस कैपिलरी ट्यूब में जाएगा, और कैपिलरी ट्यूब से एक ड्रॉप बन के इस सॉल्यूशन के अंदर गिरना चाहेगा। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉप बन रही है ना, ये ड्रॉप यहाँ पर को क्या है, एज अ कैथोड की तरह एक्ट करती है। तो देखो मरकरी ने यहाँ पर को एज अ कैथोड की तरह एक्ट किया, समझ में आया। तो ये जो ड्रॉप है, ये क्या है, एक कैथोड की तरह एक्ट करेगी, और आपकी क्या है, ड्रॉप गिरते जाएगी सॉल्यूशन में। तो इस सॉल्यूशन के एंड में क्या होगा, मरकरी डिपॉजिट भी हो जाएगी। तो ये जो मरकरी नीचे डिपॉजिट है, ये यहाँ पर को क्या है, एनोड की तरह एक्ट करेगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगी। तो ये कैथोड, ये एनोड, तो देखो ये दोनों कैथोड और एनोड किससे बने, मरकरी से बने हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है डोपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड क्या होती है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होती है, और एक्ट करती है बोथ कैथोड और एनोड की तरह। इतनी चीज समझ में आई। अगला बोल रहे द पोल ऑफ मरकरी एक्ट एज द काउंटर इलेक्ट्रोड, एंड द काउंटर इलेक्ट्रोड इज अ नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आपका जो काउंटर इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड होता है, नॉन वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, इसका कोई भी वर्क नहीं होता है ये किसके अंदर, पोलैरोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर हमने सॉल्यूशन को एनालाइज करना है, तो लिखा टू एनालाइज अ सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन को एनालाइज करना है, तो आपने क्या करना होगा, अपने सॉल्यूशन में देखो, आपका जो ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दी कि आपने इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन और आपने इलेक्ट्रोलाइट भी डालने हैं। तो वैसे क्या होता है, इनिशियली आप सिंपल सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये बोल रहा है अगर आपने इस सॉल्यूशन को एनालाइज करना है, तो आपने इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भी डालना होगा, जैसे आपका हो गया KCl, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका KCl है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वो एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट आप इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 50 to 100 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए सैंपल के कंसंट्रेशन से। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ कुछ पॉइंट भी आपने माइंड पर रखने, तब हम आगे को बात करेंगे। एक पॉइंट क्या बोल रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में, उसको भी निकालना है। तो ये बोल रहा है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एन सैंपल सॉल्यूशन इज रिमूव, आपने इसको भी रिमूव करना। और रिमूव कैसे करेंगे, ये बोल रहा है या जो आप क्या करो, यहाँ पर को नाइट्रोजन पास करो, नाइट्रोजन पास करके सैंपल सॉल्यूशन से ऑक्सीजन निकालो, या फिर आप किसी एल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन का यूज करके ऑक्सीजन को बाहर निकालो। तो ये पॉइंट भी आपने माइंड पर रखना है। ये बोल रहा अगला, ये बोल रहा मैक्सिमम सप्रेशर आर एडेड इन एन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन रेंज। आपने क्या मैक्सिमम सप्रेशर का भी यूज करना है, ठीक है। अभी मैक्सिमम सप्रेशर का यूज क्यों करना है, क्योंकि हम पोलराइज, अगर हम सप्रेशर का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका पोलैरोग्राफ है ना, वो मैक्सिमा में पहुंच जाएगा। ये चीज आपको आगे पता चलेगी, पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा जब हम पढ़ेंगे। अभी जैसे इतनी चीज माइंड पर रखो, आपने मैक्सिमम सप्रेशर का भी यहाँ पर को यूज करना है। उसके बाद हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपके जो ये इलेक्ट्रोड और कैथोड जो आपका बना हुआ है, ये आपका जो पोलैरोग्राफिक सेल है, इसमें क्या है, कैसे करंट पास हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा सा एंकर है, उसको हम क्या करेंगे, देन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा एंकर लग गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो वोल्टेज हम धीरे धीरे अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि आपका जो ये पोलैरोग्राफिक सेल है, उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कंसिस्ट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। और उस ग्राफ की हेल्प से, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पोलैरोग्राफ बोलते हैं। और उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे। कैसे, हम यहाँ पर को दो वैल्यू निकालेंगे, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू और हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू। डिफ्यूजन करंट हमको
हमको क्या बताता है, डिफ्यूजन करंट हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है। कैसे? डिफ्यूजन करंट की हेल्प से हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें किस टाइप के आयंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कौन से आयन प्रेजेंट है। ओके, दूसरी चीज, तो डिफ्यूजन करंट हमारा किस में हेल्प, तो डिफ्यूजन करंट हमारा किस में हेल्प करता है, डिफ्यूजन करंट हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है। कैसे? तो यहाँ पर लिखा है डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एनालाइट। तो हमारा एनालाइट का कितना कंसंट्रेशन है, सब्सटेंस का कितना कंसंट्रेशन है, वो हमको कैसे पता चलेगा, जब हम डिफ्यूजन करंट की वैल्यू निकालेंगे। इट मीन्स हम उस सॉल्यूशन का क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, और हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू से हम क्या करेंगे, क्योंकि हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एवरी कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताती है, आपका कौन सा आयन प्रेजेंट है, आपके आयंस कैसे हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक बताएगी। और अगर हमको क्या है, आयंस की कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई तो हम कौन सा आयन प्रेजेंट है ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि हाफ वेव पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने की। तो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाती हूँ क्या हुआ। देखिए वही है, आपने एचजी रिजर्वर से ड्रॉप डाली, ये तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर से आपने क्या किया है ना, पावर सप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ से आपने पावर सप्लाई किया, वोल्ट मीटर आपका अटैच है और यहाँ से आपका रिकॉर्डर अटैच है। तो जैसे आप यहाँ पर से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ग्रेजुअली वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको मेजर हो जाएगा। ठीक है, कैसे मेजर होगा, यहाँ पर हमने रिकॉर्डर अटैच किया हुआ है, ये रिकॉर्डर में सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी और उस रिकॉर्डेड वैल्यू के बेसिस पे हम क्या, वोल्ट मीटर और करंट के लिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि सिग्मॉइड शेप का होगा। और उस सिग्मॉइड शेप की हेल्प से हम लोग एक डिफ्यूजन करंट की वैल्यू, पहले ये आपका हाफ वेव फंक्शन की वैल्यू और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू को नोन कर पाएंगे। और क्या होगा, हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू से हमको क्या पता चलेगा, मैंने बता दिया, हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे और आपके डिफ्यूजन करंट की हेल्प से हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे। बस आपने इतनी चीज यहाँ पर को एक्सप्लेन करनी है, इतना हुआ। तो ये वर्किंग मैकेनिज्म, ये कंस्ट्रक्शन, ये डीएमई का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर को उसके बाद ऐड करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो होप आपको इतना चीज क्लियर आएगा, काफी ईजी है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे छोटे से टॉपिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा। ठीक है, तो पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा आपको क्या बोलता है, काफी आसान, आप सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ। पहले देखो, हमको पता है पोलैरोग्राफी के अंदर हम लोग क्या है, ग्राफ क्रिएट करते हैं, किसके बीच में, करंट एंड वोल्टेज के बीच में, इतना चीज हमको पता है। और ये जो ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड शेप का होता है, ये भी हमको पता है। तो सिग्मॉइड शेप मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, इस ग्राफ में देखो, ये है आपका सिग्मॉइड शेप, ये आपका सिग्मॉइड शेप है। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल सिग्मॉइड शेप है, मतलब सिग्मॉइड शेप है, तो हम बोल सकते हैं ये एक नॉर्मल पोलैरोग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल पोलैरोग्राफ है। ठीक है, अब ये तो आपका नॉर्मल है, लेकिन कभी कभार क्या है, हमारा पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा आपको क्या बोलते हैं, मैं ऐसे समझाती हूँ। देखो, हमको पता है नॉर्मल पोलैरोग्राफ में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे इनिशियली क्या है, जैसे हमने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया, देखो यहाँ मैं वोल्टेज को बढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, करंट में कोई चेंज आया नहीं आया, यहाँ पर को करंट इतना था तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू एज इट इज ही है, कोई भी चेंज नहीं आया, पहला केस। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमने ये देखा कि जैसे हमने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया, मैंने वापस से वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया, तो जैसे मैंने वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया तो करंट की वैल्यू भी बढ़ गई। यहाँ पर देखो, करंट की वैल्यू इतनी थी और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। तो आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने जैसे जैसे एक पॉइंट के बाद वोल्टेज की वैल्यू को दोबारा इंक्रीज किया, तो करंट की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया, करंट की वैल्यू क्या होगी, एक टाइम के बाद कांस्टेंट होगी। और इस वजह से हमें ये सिग्मॉइड शेप देखने को मिलता है। ये चीज मैंने आपको आगे भी समझाई। तो ये अगर हमारे पास ये इस टाइप का ग्राफ अगर हमको मिल रहा है, ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच में, ये तो हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है, इसे आप नॉर्मल पोलैरोग्राफ बोलते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी हमको क्या देखने को मिलता है कि जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियली करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को फिर इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होने की बजाय एक लिमिटेड पॉइंट के बाद भी इंक्रीज हो रही है। इस लिमिटेड पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू को कांस्टेंट होना चाहिए था। अगर हम नॉर्मल पोलैरोग्राफ बनाते तो पहले ये कांस्टेंट होता, फिर इंक्रीज होता, देन अगेन क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग ये पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा का केस देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारी जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद या फिर एक बोल सकते हैं एक पॉइंट के बाद क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद
कांस्टेंट होने की बजाय क्या है, फिर भी इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिलता है। तो ये जो इंक्रीमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिला है, इसी को बोला जाता है मैक्सिमा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा, ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम है हमारे पोलैरोग्राफिक टेक्निक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सुनिएगा पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा क्या है, तो ये बोल रहा है एन इंक्रीज इन एन करंट above a limiting level in the form of a maxima is often noticed in a polarographic maxima, ठीक है। तो ये बोल रहा है जनरली हमने पोलैरोग्राफिक टेक्निक के अंदर ये चीज भी देखी है कि जैसे जैसे क्या होता है, हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, बट एक पॉइंट के बाद, एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद जब करंट की वैल्यू को कांस्टेंट हो जाना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर करंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसी को बोला जाता है पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा। और ये मैक्सिमा भी हमको क्या है, कभी कभार पोलैरोग्राफिक टेक्निक के अंदर देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर आई, ये समझे, इसी को बोला जाता है पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा, ठीक है। अब देखते हैं इसका कॉज क्या है, क्यों ये पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा कभी कभार हमारे पोलैरोग्राफिक टेक्निक के अंदर हमको ऑब्जर्व होता है। तो कॉज बोल रहा है दिस इज अराइज बिकॉज ऑफ द कैटालिटिक डिस्चार्ज ऑफ ए आयन। तो रीजन है एक कि इसमें क्या होता है, कैटालिटिक डिस्चार्ज ऑफ आयन की वजह से हमको पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा देखने को मिलता है। दूसरा रीजन क्या है, और बाय ये इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ डिपोलराइजर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड बाय स्टीमिंग मोशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, कॉज ऑफ पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा, ठीक है। अब अगर पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट क्या है, ये बोल रहा है दिस लेड टू एरर इन डिटरमाइनिंग हाफ वेव पोटेंशियल एंड द डिफ्यूजन करंट। तो ये बोल रहा है ये पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा क्या एक एरर क्रिएट कर देता है हाफ वेव पोटेंशियल एंड डिफ्यूजन करंट में। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर हमारी हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू में अगर एरर आ गया, कोई मिस्टेक हो गई, तो हमारा क्या, हम किसी भी सॉल्यूशन को प्रॉपरली उसके एनालिसिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यू के बेसिस पे ही तो ये दोनों वैल्यू हमें कहां से मिलती है, इस सिग्मॉइड शेप के ग्राफ से मिलती है। और अगर हमको ये हाफ वेव पोटेंशियल वैल्यू और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू मिल जाती है, तो हम किसी भी सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन अगर इस मैक्सिमा की वजह से क्या होता है, हमारे इस मैक्सिमा की वजह से क्या होता है, हमारी इन दोनों वैल्यू में क्या है, एक एरर आ जाता है, और अगर एरर आ जाएगा तो हम प्रॉपरली किसी भी सॉल्यूशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे एलिमिनेट करें, तो इसका एलिमिनेशन क्या है, तो ये बोल रहा है इससे हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम सप्रेसर का यूज करना होगा विच इंक्रीज द विस्कोसिटी एलिमिनेट द पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा सच एज, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम सप्रेसर का यूज करना होगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे जो हमने बताया थी, मैंने आपको ये चीज बोला था कि हम मैक्सिमम सप्रेसर का यूज करेंगे यार, एडेड टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन रेंज। तो हमको क्या होता है, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन रेंज में मैक्सिमम सप्रेसर का भी यूज करना पड़ता है। तो ये सप्रेसर का यूज हमको क्यों करना होता है, अब आपको समझ में आए, सप्रेसर की हेल्प से क्या है, हम लोग पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, मैक्सिमम सप्रेसर का यूज करके। और एग्जांपल के लिए इसने 3 सप्रेसर का एग्जांपल दिया है। पहला है जेलेटिन, इसको हम लोग 0.002 से 0.001% यूज करते हैं। अगला है डाइज, हम लोग मिथाइल रेड का यूज कर सकते हैं। तीसरा है सर्फेक्टेंट, जो है आपका ट्रीटोन, ट्रीटोन सर्फेक्टेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं टू एलिमिनेट अ पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा। तो ये जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट था पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा का, कितना आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें डिस्कस की, देखो क्या होता है मैक्सिमा, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। देखिए अब लास्टली हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है, सुनिएगा, ठीक है। तो पहले डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पहली डिसएडवांटेज ये है कि कैपिलरी इज वेरी स्मॉल एंड दस कैन बी इजिली ब्लॉक। तो हमको पता है हम ये पोलैरोग्राफिक टेक्निक में क्या है, कैपिलरी का यूज कर रहे हैं, ये कैपिलरी का, और इसका क्या है, कैपिलरी का साइज भी छोटा है और क्या है, डायमीटर भी छोटा है, जिसकी वजह से क्या है, ये इजीली ब्लॉक हो सकती है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज बन जाता है पोलैरोग्राफी के अंदर, ठीक है। अगला है जो हम मर्करी यूज कर रहे हैं, ये आपकी काफी टॉक्सिक होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। अगला है सरफेस एरिया ऑफ ईच ड्रॉप और मर्करी इज नेवर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारी मर्करी गिर रही है, ये जो मर्करी गिर रही है, तो अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, सरफेस एरिया तो चेंज होते रहेगा। तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसकी सरफेस एरिया ऑफ मर्करी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है पोलैरोग्राफिक टेक्निक के अंदर, ओके। अगला है इट कैन नॉट बी यूज इन हायर पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मर्करी। तो मर्करी क्या है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिस वजह से हम इसे हायर पोटेंशियल के लिए, हायर पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अगला है एडवांटेज क्या है पोलैरोग्राफी की, तो ये बोल रहा है ओनली स्मॉल वैल्यू ऑफ द सैंपल इज रिक्वायर्ड, हमको क्या छोटी सी वैल्यू चाहिए होती है, थोड़ा सा छोटा सा सैंपल चाहिए होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को एनालाइज करने के लिए, पूरा सॉल्यूशन की नीड नहीं होती है। अगला क्या है टर्बाइड एंड द कलर्ड सॉल्यूशन कैन बी एनालाइज, हमको क्या है टर्बाइड कलर और कलर्ड सॉल्यूशन जो है उसको हम एनालाइज कर पाते हैं इजीली। अगला है इलेक्ट्रोड कैन बी रिन्यूड एंड दस एलिमिनेट अ पॉइजनस इफेक्ट, तो हम क्या अपने इलेक्ट्रोड को क्या कर सकते हैं रिन्यूड भी कर सकते हैं बार बार। अगला है द सरफेस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्रॉप, तो हम लोग क्या है ये जो सरफेस एरिया की वैल्यू जो हमारे ऊपर डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही थी कि मरकरी का जो सरफेस एरिया वो कांस्टेंट नहीं होता, बार बार वरी करते रहता है, तो यहाँ पर उसका एडवांटेज ही बताया कि सरफेस एरिया हमारी जो ड्रॉप है उसका हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग इट्स वेट, तो वेट की हेल्प से हम इजिली क्या सरफेस एरिया को मेजर कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन पोलैरोग्राफी की, कहाँ कहाँ ये पोलैरोग्राफिक टेक्निक एप्लीकेबल है। तो पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए पोलैरोग्राफिक टेक्निक को हम यूज करते हैं, तो क्या बोल रहा है it help in characterizing the organic matter and the various metal interaction from the half wave potential of a current versus a voltage graph, तो हम लोग क्या है ये करंट एंड वोल्टेज ग्राफ की हेल्प से क्या है जैसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के लिए हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू निकाल देंगे, तो इस हाफ वेव पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग क्या है किसी भी ऑर्गेनिक मेटल के लिए या फिर किसी मेटल इंटरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पोलैरोग्राफिक टेक्निक का क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी काफी इंपॉर्टेंस है। ओके, सिमिलरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी काफी इंपॉर्टेंस है। कैसे, हम लोग क्या बोल रहे हैं पोलैरोग्राफी इज यूज्ड इन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग मेटल आयन ईटीसी इन अ गिवन सैंपल, हमको क्या करेंगे हम अगेन करंट वोल्टेज के लिए जो ग्राफ बनाते हैं सिग्मॉइड शेप का ग्राफ, उसकी हेल्प से क्या जब हम लोग डिफ्यूजन करंट की वैल्यू को निकालेंगे तो डिफ्यूजन करंट की हेल्प से क्या होगा वैल्यू की हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारा जो गिवन सैंपल है उसमें कितना कंसंट्रेशन है आपका ड्रग का, कितना कंसंट्रेशन है मेटल आयन का, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पोलैरोग्राफी का क्वालिटेटिव भी एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी ये यूजफुल है। ओके, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटर्मिनेशन में भी ये यूजफुल होती है। कैसे, ये बोल रहा है पोलैरोग्राफी इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ अ केटायन एंड एनायन इन द प्रेजेंस ऑफ अ इंटरफेयरिंग आयंस, ठीक है। तो इंटरफेयरिंग आयंस की प्रेजेंस में जो आपके केटायन है एनायंस है उनको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफिक टेक्निक। तो हम बोल सकते हैं कि पोलैरोग्राफिक टेक्निक का इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटर्मिनेशन में भी काफी इंपॉर्टेंस है। ओके, अगला है आपका फोर्थ वन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफिक टेक्निक। कैसे, तो ये बोल रहा है पोलैरोग्राफिक टेक्निक इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिक्सचर में हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफिक टेक्निक। ओके, अगला है एस्टिमेशन ऑफ ए डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो ये बोल रहा है डिसॉल्व ऑक्सीजन को हम एस्टिमेट भी कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफिक टेक्निक। तो ये बोल रहा था अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन एन एक्वस सॉल्यूशन और द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफी। ओके, क्या लास्ट है आपका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में भी आप इसका यूज करते हैं पोलैरोग्राफिक टेक्निक का। तो कैसे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड जो है ये आपका क्या कर सकते हैं आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। इनके अलावा काफी आपकी दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं, आप काफी ड्रग्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफी। तो ये एप्लीकेशन आप ऐड कर दीजिएगा कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, एस्टिमेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप पोलैरोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन हो गई, ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा हमने डिस्कस कर लिया, वर्किंग मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन एंड डीएमई का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी डिस्कस कर दिया, पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन, एलिमेंट, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर लिया पोलैरोग्राफिक थ्योरी के लिए। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये है हमारा लेक्चर आज का पोलैरोग्राफी पे। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। थ्योरी मटेरियल है, मैं आपको इसका लिंक इसका जो पीपीटी का जो मटेरियल इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।